गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे चारों हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे हैं, प्लांट है, एनिमल्स है जो हमें विजिबल है, और एटमॉस्फेयर में ऐसे भी ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ओके। माइक्रोब्स का साइज क्या होता है? दे आर वेरी टिनी इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। हम इन्हें किसी भी या तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। देन ग्रुप्स। माइक्रोब्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है? बेसिकली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट bacteria, second one is fungi, third one is alga, fourth one is protozoa, then fifth is virus. yes, वायरस भी इसी कैटेगरी में आता है। देखिए, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गा, प्रोटोजोआ, वायरस 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल यानी किसी बॉडी की सारी एक्टिविटी एक बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है, एक सेल के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे कि बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सारे एक सेल के अंदर कंप्लीट होते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। देन बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, फंजाई, एल्गा और प्रोटोजोआ फंजाई मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टीसेलुलर, बट वायरस इज मल्टीसेलुलर। ओके, ये तो बात हुई इनके स्ट्रक्चर की। इनसे बहुत सारी डिजीज भी हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज जैसे कि कौन सी होती है? जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। फंजाई से होने वाली प्रॉब्लम्स, एल्गा से होने वाली प्रॉब्लम्स, प्रोटोजोआ से कौन सी? जैसे कि डिसेंट्री हो गई, डिसेंट्री दिस इज कस्ड बाय प्रोटोजोआ। जैसे कि प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? अमोइबा एंड पैरामीशियम। वायरस का तो आप सबको पता है, वायरस तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन चारों में वायरस सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जब तक उसे होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर जाके अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जब तक ये सेल के अंदर इंजेक्ट नहीं होता या सेल में एंट्री नहीं करता, तब तक इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। और जैसे ही ये होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है या एंट्री करता है, तुरंत डिवीजन स्टार्ट कर देता है। अब ये रहते कहाँ हैं? ये लाइव कहाँ रहते हैं? दे लाइव इन ऑल एटमॉस्फेयर। ये हर एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, यहाँ तक कि चाहे डेजर्ट है, चाहे हॉट स्प्रिंग है, चाहे मार्शी लैंड्स हैं, या फिर मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, ये हर तरह के एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। ओके, देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हमने जाना इनके बारे में। चलिए, सच मोर एग्जाम्पल, क्या बैक्टीरिया होते हैं? आप सिंपल एक ब्रेड को ले लीजिए। सिंपल एक ब्रेड ली, उसे थोड़ा सा गीला कर या छोड़ दिया, 4 से 5 घंटे बाद या 3 से 4 दिन बाद देखते हैं तो उस पर कुछ ब्राउनिश कलर, कुछ पैचेस दिखाई देने लगते हैं। दिस इज यीस्ट। यीस्ट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यीस्ट है जो लगातार एयर में बने रहते हैं, और जैसे ही किसी भी ब्रेड, किसी शुगर प्रोडक्ट के जैसे कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत उस पर वर्किंग करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं दैट्स, और धीरे धीरे इस पूरी ब्रेड को स्पॉइल कर देते हैं। अच्छा, स्पॉइल होने का कारण क्या है? दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ CO2। हमें एक गंदी सी स्मेल आती है ना, दिस इज कॉल्ड CO2। उसी कारण आती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो लगातार CO2 गैस को रिलीज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है बैक्टीरिया। भाई बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे लिए हार्मफुल भी हैं तो यूजफुल भी हैं। तो आज इस क्लास में हम सिर्फ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर यूज किया जाते हैं? फर्स्ट, मेकिंग ब्रेड। पहला टॉपिक है हमारा मेकिंग ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, देन एंड कर्ड। फर्स्ट हमारा है यूजफुल
मेकिंग ब्रेड, केक एंड कर्ड। आपने नोटिस किया दही का जमना, कर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? हाँ, मम्मा क्या करती हैं, मिल्क को बॉईल किया, ठंडा किया, उसमें थोड़ी सी कर्ड डाली और थोड़े टाइम के 3 से 4 घंटे बाद वो पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? एक्चुअली इस कर्ड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर। और जैसे ही इस कर्ड को मिल्क में मिलाया जाता है, तुरंत जैसे ही मिल्क क्या है, शुगर तो है ही इसके अंदर, तुरंत अपनी डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। 3 से 4 आवर्स में पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देख कर्ड के कितने सारे यूजेस हैं। ओके, देन केक, पेस्ट्रीज, ऐसी ही फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है जब भटूरे वगैरह बनाते हैं तो डो को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, उसमें या तो आप इनो मिला देते हो या फिर यीस्ट मिलाया जाता है, और उस यीस्ट को आटे में मिला के गर्म पानी में भिगो के यीस्ट मिला के 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो वो जो आटा है या फ्लोर है, मैदा है, जो भी है, वो फ्लॉपी सा हो जाता है, राइजिंग हो जाता है। यस, बिकॉज ऑफ CO2 गैस बनने के कारण वो मैदा या फ्लोर फूल जाती है और एवोल्यूशन ऑफ CO2। ओके, नाउ दैट्स सेकंड है कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज कैसे करता है? कमर्शियल यूज, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सारे अल्कोहल और वाइन बनाते हैं। अल्कोहल और वाइन, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट क्या करते हैं? यीस्ट को हम क्या करते हैं? यीस्ट को किसी भी शुगर सॉल्यूशन, जैसे हमने यीस्ट लिया, थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी में थोड़ा शुगर मिलाया और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो। होता क्या, काफ़ी टाइम बाद एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, स्पॉइल्ड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, क्योंकि यीस्ट शुगर प्रोडक्ट पे वर्क करके उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। यस, द फॉर्मेशन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर सॉल्यूशन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट, क्लियर? ओके, देन थर्ड है मेडिसिनल यूज। हम जो इतनी सारी मेडिसिन्स लेते हैं, हमारे पैर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, तुरंत मेडिसिन ले लिया और सही हो गया। ये मेडिसिन होती क्या है, कहाँ से मिलती है? द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम मेडिसिन को बनाते हैं। ये करती क्या है? ये डायरेक्ट जैसे ही हम इनको लेते हैं, पिल्स लेते हैं, ये तुरंत जो जर्म्स होते हैं, डिजीज के जर्म्स हैं, उन्हें किलिया स्टॉप कर देती हैं and we are healthy. Okay, then एंटीबायोटिक्स कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट, जितने टाइम का कोर्स दे उसे कंप्लीट करना ही चाहिए। अगर हम मेडिसिन बिना किसी कारण के ऐसे ही लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के यूजफुल बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे जब ज़रूरत हो तभी आप मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स लें। ओके, एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़, जब हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रोब या डिजीज कजिंग माइक्रोब्स एंट्री करता है, हम डिजीज कजिंग माइक्रोब्स को पैथोजन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैथोजन भी कहते हैं। जब कोई पैथोजन डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उसी टाइम हमारी बॉडी उस इन्वेडर या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। दिस इज़ द एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है जो उस बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करके हमें हेल्दी रखता है। दिस इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा बचपन में हमारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, हम बीमार पड़ जाए तो इंजेक्शन, जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन होती क्या है, क्यों दी जाती हैं? इसका रीज़न ये है, किसी भी बीमारी से या डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बना दी जाती हैं। कैसे?
एक्चुअली वैक्सीन इज डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज के वीक और डेड पैथोजेंस होते हैं, ये जर्म्स होते हैं जो पहले ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, हमारी बॉडी उनसे फाइट करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए तुरंत एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना शुरू करती है और उन्हें किल कर देती है। और लेकिन जो एंटीबॉडीज बचती हैं वो इसी तरह बॉडी में बनी रहती हैं। तो फ्यूचर में जब भी इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर इफेक्ट करते हैं या हमारी बॉडी पे एंट्री करती हैं, ये तुरंत उनको ये एंटीबॉडीज उनको तुरंत किल कर देती है एंड वी गेट हेल्दी। ओके, इज क्लियर? मेडिसिनल यूज। देन नाउ द फोर्थ टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? हम सबको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनी हुई है और हमारी प्रोटीन का सबसे बड़ा पार्ट होता है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, पर डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका यूज़ नहीं कर पाते। इसके लिए उसे सॉल्युबल फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है ताकि उसे ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके। ये वर्क करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी प्लांट की जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है। दिस इज राइजोबियम नेट्रिकुलम। दिस इज अ राइजोबियम। राइजोबियम ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में चेंज करके सॉल्युबल फॉर्म में ले आता है ताकि आसानी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके उससे फूड में या प्रोटीन को बना सकते हैं। दैट्स क्लियर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन नाउ our last topic, cleaning of environment. Cleaning of environment कैसे करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं? यस, आपने ध्यान दो, कोई अगर कुछ गार्बेज, कुछ सड़ी गली चीज़ ऐसी पड़ी रहती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स के पार्ट हैं, फ्रूट्स के पिल्स हैं, ऐसे ही पड़े, तो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। इन्हें करता कौन है? यस, दिस इज अ वर्किंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड पार्ट के, ये प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं, इनके पार्टिकल्स, इनके कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को वर्किंग करके सिंपल सबस्टांस में चेंज कर देते हैं ताकि सॉइल इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी को गेन करते हैं और साथ साथ क्लीनिंग भी करते हैं। धीरे धीरे सारी की सारी जो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। यस, आपने नोटिस भी किया होगा। आप क्या करिए, दो गड्ढे, जैसे हमने दो गड्ढे, दो पिट्स खोदे, दो गड्ढे खोदे, एक में आप कुछ प्लास्टिक की पॉलीपैक वगैरह रखिए और किसी में कुछ पिल्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट की पिल्स डालिए, उन्हें कवर कर दीजिए। 5 से 6 दिन बाद जब उनसे खोलते हैं तो प्लास्टिक वाली पैन में, पिट में सिर्फ प्लास्टिक वाली ऐसी थैली निकल आती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन जिस बिट में हमने पिल्स डाली, जब उसे खोदते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। इसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ क्लियर, हमने आज जाना द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आई एश्योर कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।